गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर की 4 क्लासेस पहले भी हो चुकी है। जिन स्टूडेंट ने उन क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लीज़ उन क्लासेस को भी विज़िट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को जब अपडेट करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है ना। कई बार होता है ना, कोई एप्लीकेशंस होते हैं अपने, उनके नए वर्जन्स आ जाते हैं तो फिर हमें उनको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम प्ले स्टोर पे जाके उनको अपडेट करते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको भी अपडेट करना पड़ता है और वो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, अगर हम उसकी बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जो उपयोगकर्ता होता है, उसको कंप्यूटर से, उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है आपका कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, अपडेट करना है, पहले हम उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात वही ओपन स्क्रीन पर अपडेट का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, आपको अपने आप दिख जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं उनको अपडेट करने के, तो जिस भी सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट करना होता है हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, उस एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो अपने आप जब उसका कोई नया वर्जन होगा या फिर उसमें किसी भी तरह की अपडेटिंग होगी, उसका जो ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है। जैसे ही हम अपडेट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर के ऑटोमेटिक अपडेट होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही पूरी आपकी प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट जो है वो एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यानी कि इसके माध्यम से आप कोई भी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, उनके नई नई जो उनके फीचर्स होते हैं उनको लेकर वो एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें कई सारे एनिमेशन के थ्रू वो बड़ा ही अच्छा विजुअल इफ़ेक्ट डालकर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जिसमें कई सारी पिक्चर्स के कोलाज लगे रहते हैं, कई सारे एनिमेशंस होते हैं, बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें, है ना। तो इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है वो हमारे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के थ्रू ही बनाया जाता है। और MS पावर पॉइंट जो है वो एक इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिससे कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्कशीट पैकेज क्या है। तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचना एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए, वर्कशीट पैकेज की अगर हम बात करें तो MS एक्सेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें जो फाइल्स होती हैं, जो आपके वर्कशीट पैकेज की जो फाइल्स होती हैं, ये ग्रिड लाइन से बनी हुई होती हैं। इनमें कई सारे रो और कॉलम्स होते हैं जिनमें हम कई प्रकार के आंकड़ों की सूचियों को बना सकते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, कोई कैलकुलेशन वाला काम करना है ना, तो उसके लिए हम इसी प्रकार के वर्कशीट प्रोजेक्ट जो आपके पैकेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है MS आउटलुक क्या है। तो ये एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। मतलब एक तरह का मैसेंजर है जिस पे आप चैटिंग कर सकते हो ना, एक तरह का ये चैटिंग का जो एप्लीकेशन है, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कई सारे मैसेंजर जो एप्लीकेशंस है वो अवेलेबल है, जैसे हम व्हाट्सअप की बात कर ले, आपका टेलीग्राम हो गया, ये सभी आपके
मैसेंजर के ही अंतर्गत आते हैं। तो MS आउटलुक भी इसी प्रकार का एक मैसेंजर प्रोग्राम है ना। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, तथा दूसरा जो है वो एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान में विंडो के एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। मतलब अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो MS आउटलुक का 2010 जो वर्ज़न है वो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका उपयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। MS आउटलुक जो है वो कई प्रकार के डेटास को, है ना, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में, है ना, काम आता है। और ये चूँकि इंटरनेट सुविधा के द्वारा चलता है तो इसको हम एक्सचेंज सर्वर के नाम से भी जानते हैं, और इससे हम जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनकी शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये आपका शेयरिंग पावर पॉइंट सर्वर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन सी है? कि जो MS एक्सेल होता है, जो विंडो में आपके MS एक्सेल है, उसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आती है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार जो होती है वो किसी भी एप्लीकेशन को जब आप खोलते हो, जैसे आपने MS एक्सेल को ही खोला तो यहाँ पर आपको एक्सेल लिखा हुआ मिलेगा। एक्सेल लिखा हुआ मतलब जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया है उसका नाम जहाँ पर शो होता है वही आपकी क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। फिर आ जाता है आपका फाइल टैब आ जाते हैं। फाइल टैब जो होता है वो आपको ये ग्रिड लाइन वाली जो आपको दिखाई देती है ना स्क्रीन, इसके ऊपर शो होते हैं, जिस पे आप क्लिक करके आपको जो है वो हर एक रो और कॉलम का नंबर वगैरह शो होता है, और आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उस संबंधित रो और कॉलम पर या फिर सेल पर जा सकते हो। फिर आ जाता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। दो तरह की स्क्रॉल बार होती है, एक तो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल। इससे हम वर्कशीट को ऊपर नीचे और दाएं बाएं सरका सकते हैं। फिर आपका प्रोग्राम विंडो कंट्रोल आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ नीचे दिखाई देता है, यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देता है, जिसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शन दिखाई देते हैं। फिर आपका नेम बॉक्स आ जाता है, जूम स्लाइडर आ जाता है, आपको प्लस, है ना, इस तरीके से प्लस और माइनस का साइन वाले दिखाई देते हैं, जिनसे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार आती है। टूल बार में कई सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं जो आपको टाइटल बार के नीचे नज़र आएगी। उसमें आप फॉर्मेट, है ना, कट, कॉपी पेस्ट, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में प्रयोग के प्रमुख उपयोग क्या क्या है? तो MS एक्सेल के अगर हम प्रमुख उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग संयुक्त कार्यों के संचालन, चार्ट बनाने में, संख्यात्मक गणना करने में और सूचियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम किन्हें कहते हैं? इन खड़ी लाइनों को कॉलम कहा जाता है। आड़ी लाइनों को हम रो कहते हैं और खड़ी लाइनों को कॉलम कहते हैं। तो MS एक्सेल की एक वर्कशीट में ये जो कॉलम, दो खड़ी लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है ये कॉलम कहलाता है। तो ऐसे कितने कॉलम होते हैं? 16,384। नेक्स्ट है, MS वर्ड के जनक कौन हैं? तो MS वर्ड के जनक जो हैं वो विलियम्स हेरवेरी गेट्स हैं, है ना। कौन है? विलियम हेरवेरी गेट्स। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक का उपयोग जो है वो अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ये एक प्रकार का जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका उपयोग हम गणितीय गणनाओं करने में, आंकड़ों को एकत्रित करने में और सूचियों के निर्माण में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS जो पावर पॉइंट है ये एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है ये?
MS पावर पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें कई सारे ग्राफिक्स एनिमेशंस के थ्रू हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस क्या होता है। तो किसी कंप्यूटर की प्रणाली पर संचित आंकड़ों को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। यानी कि आपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया, उसमें कुछ फाइल्स बनाई, कुछ डेटास को एकत्रित किया, उसमें फॉर्मेटिंग की और उसको सेव किया, इसी को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों की किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए इन्हें संग्रहित किया जाता है। आपने कोई भी MS वर्ड पर कोई भी जो है वो एप्लीकेशन लिखी या कोई भी फाइल बनाई, जब हम उसको फिर फाइल को जो है वो सेव करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारी वो फाइल जो है उस एप्लीकेशन में जाकर और कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाती है। तो ये फाइल बनाना ही और उसमें विभिन्न प्रकार के डेटास को, आंकड़ों को लिखना ही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। मतलब कि कंप्यूटर में आपने किसी भी एप्लीकेशन में कोई फाइल बनाई है ना, वही क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर पर आंकड़ों के संग्रह करने तथा उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस क्या है। अब यहाँ पे एक्सेल नहीं है, ये क्या है, एक्सेस। तो क्या है ये कि ये जो है ये एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम DBMS कहते हैं। क्या कहते हैं, DBMS। DBMS का फुल फॉर्म क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल जो है वो बना सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, है ना। मतलब आपका जो भी संग्रहित डाटा है उसको ठीक प्रकार से मैनेज कर सकते हो। तो MS एक्सेस जो है वो एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आगे है IPO का पूरा नाम क्या है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट है वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो वैन किसे कहते हैं हम, वाइड एरिया नेटवर्क को वैन कहा जाता है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं ना, एक तो कौन कौन सा, लैन, फिर मैन और वैन। तो वैन जो होता है इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब अगर इसके हम कार्य क्षेत्र की बात करें कि इसका प्रसार क्षेत्र कितना होता है, तो वैन का जो प्रसार क्षेत्र है वो संपूर्ण देश तथा विश्व के कोने कोने तक होता है। ठीक है ना, ये मतलब ये हमारे संपूर्ण विश्व तक फैला हुआ रहता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इस मेमोरी में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो ऐसा प्रिंटर जो कि किसी भी प्रकार का इम्प्रेशन नहीं छोड़ता है ना। आपने कोई भी कागज़ को डाला प्रिंटर में और उस पर जो भी प्रिंट होकर आ रहा है वो छपाई के फॉर्म में नहीं हो। जैसे आपने अक्सर टाइपराइटर में देखा होगा कि वो अक्षरों के जो है वो छोटे छोटे छाप बने होते हैं। जब उन पे स्याही लगती है और जैसे ही वो कागज़ पे दबाव डालते हैं, उनको दबाया जाता है, तो वही इम्प्रेशन जो है वो कागज़ पर बन जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत होती है। पर नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये लेज़र लाइट के थ्रू काम करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की छाप नहीं आती है, छपाई नहीं होती है। बस उस लेज़र प्रिंटर के माध्यम से, लेज़र लाइट के माध्यम से ही सारा जो भी डेटाबेस होता है वो कागज़ पे प्रिंट हो जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर की मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेज़र प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेज़र प्रिंटर मैंने अभी आपको बताया ना, जिसमें लेज़र लाइट के थ्रू जो है वो प्रिंटिंग का काम होता है, ना कि
छपाई के द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य माध्यम का काम करता है। हम अपने द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को जो है वो केवल और केवल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर को भेज सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मानव की भाषा नहीं समझता है, हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों को नहीं समझता है। पर अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करे, उनको समझे और उनके अकॉर्डिंग हमको उत्तर प्रदान करे, तो उसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन कंप्यूटर जो है वो उन आदेशों को पढ़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट सुविधा को जो है संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इंटरनेट से विभिन्न प्रकार की जानकारियों को एकत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है BIOS क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो डेस्कटॉप कहा जाता है। आपने जैसे ही किसी कंप्यूटर को ऑन किया और जो स्क्रीन आपके सामने आती है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला है आइकन क्या होते हैं। तो आइकन जो हैं वो किसी भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं, है ना। या तो आप प्रोग्राम मेन्यू में से जाकर जो है वो किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ, या फिर हम उन्हीं एप्लीकेशन के कुछ शॉर्टकट जो सिंबल्स होते हैं, है ना, प्रतीक जो होते हैं, वो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ले आते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट उन पर क्लिक करके संबंधित एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है माय नेटवर्क प्लेसेस क्या है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देखी जा सकती है। तो जो माय नेटवर्क प्लेसेस होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो नेटवर्क क्षेत्र है ना, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपके इंटरनेट कनेक्शन क्षेत्र में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स आते हैं उनको आप देख सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, है ना, बैंक में गए तो बैंक में हर एक कर्मचारी के पास अपना कंप्यूटर सिस्टम होता है, परंतु उस कंप्यूटर सिस्टम में उस बैंक के जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सब की डिटेल हर एक कंप्यूटर सिस्टम में आपको मिलेगी। तो यही आपका इसी को हम जो है वो माय नेटवर्क प्लेसेस कहते हैं, यानी कि उस बैंक में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं वो आपके माय नेटवर्क प्लेस के अंतर्गत आते हैं। और उससे क्या है कि एक कंप्यूटर का जो डाटा है वो आपको हर एक कंप्यूटर में मिलेगा। मतलब आप किसी भी कंप्यूटर से किसी भी अन्य कंप्यूटर के डाटा को चेक कर सकते हो। अगला प्रश्न है MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस पे हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर, इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन जो है वो हरकत या भ्रम पैदा करने वाले 2D या 3D कलाकृतियाँ होती हैं। एनिमेशन क्या होता है, जैसे हम कार्टून वगैरह देखते हैं ना, आपको पता है कि वो निर्जीव चित्र होते हैं जो कि हमें चलते फिरते, उछलते कूदते, नाचते गाते दिखाई देते हैं, है ना। तो एनिमेशन जो है वो एक प्रकार का ऐसा, अगर हम कहें भ्रम पैदा करने वाले 2D और 3D जो कलाकृतियाँ होती हैं उन्हीं को हम एनिमेशन कहते हैं, है ना। मतलब ऐसी कलाकृतियाँ जो निर्जीव हैं पर वो हमें चलती फिरती दिखाई देती हैं, ऐसा भ्रम पैदा करती हैं हमारे अंदर, वही आपका एनिमेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पैम किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि स्पैम किसे कहते हैं, तो स्पैम के अंतर्गत
स्पैम जो है वो एक असंगत और अनचाहा ईमेल होता है जो प्रायः विज्ञापन से भरे होते हैं। आपने देखा है अक्सर कई बार हमारे मोबाइल फ़ोन में भी स्पैम मैसेजेस आते हैं। ये जो स्पैम मैसेजेस होते हैं ये मेनली अनचाहे होते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि उपयोगी ही हों। मोस्टली ये किसी न किसी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है ना। कोई कंपनी किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करती है इंटरनेट के थ्रू, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पैम मैसेजेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की में किसकी सहायता लेनी पड़ती है। मतलब अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को आपको इंटरनेट से जोड़ना है तो उसके लिए हमें मॉडेम की सहायता लेनी पड़ती है, मॉडेम से कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईमैक्स क्या है। तो वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तार की सहायता से जुड़ जाता है। तो वाईमैक्स को हम क्या कहेंगे, वाईमैक्स एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बिना किसी तार के, है ना, बिना किसी तार के हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। अब ऐसे कैसे जोड़ेंगे, अरे इंटरनेट के थ्रू जोड़ेंगे, है ना, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ेंगे। अब जैसे आप बैठे हो इलाहाबाद में और कोई वेबसाइट जो है वो लखनऊ की है, पर हम उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ऑन कर लेते हैं ना। कैसे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा कंप्यूटर के लिए हम तार फैलाएंगे इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक तब जाके जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। हम डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर को उस संबंधित वेबसाइट से कनेक्ट कर पाते हैं, इसी को वाईमैक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो ये एक प्रकार का सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम एकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। तो आइकन के द्वारा। हमारे डेस्कटॉप में, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, उनको अगर हमें डेस्कटॉप पे दर्शाना है तो हमें उन एप्लीकेशंस के शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे। इन शॉर्टकट्स को हम आइकन्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या है। तो कंप्यूटर में के हर घटक को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, उन्हें पढ़ता है और फिर उन्हें सिग्नल के फॉर्म में रिलीज़ करके बदल देता है, ताकि कंप्यूटर के बाद की घटक जो है वो अपना काम शुरू कर सकें। तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है ये कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों को कंट्रोल करती है, इनपुट को, प्रोसेसिंग को और आउटपुट, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो ये बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की गति, इनकी संग्रहण शक्ति जो है वो सामान्य कंप्यूटरों से कई गुना अधिक होती है, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को लेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और हर एक प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ सके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।